अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ निया अकबर। होप्स आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज हम लोग CS 5 और 7 का लेसन 5 करने जा रहे हैं, जो कि है अफेक्ट ऑफ चेंजेस इन एनवायरनमेंट। उम्मीद है कि आपको पिछले सारे लेक्चर समझ आ चुके होंगे। तो चलिए जी अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। बिजनेस एनवायरनमेंट, सबसे पहले आपके पास आता है बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट है क्या? बिजनेस एनवायरनमेंट बेसिकली आप हर वो एलिमेंट जो कि आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ द बिजनेस एग्जिस्ट करता है या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के आउटसाइड एग्जिस्ट कर रहा होता है और वो पोटेंशियल रखता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के हर हिस्से को प्रॉब्लम क्रिएट कर सके या उसे अफेक्ट कर सके, तो ऐसे एनवायरनमेंट को हम कहते हैं ये बिजनेस एनवायरनमेंट है। एलिमेंट्स देखें तो आपके पास आता है लीगल, एथिक्स, इकोनॉमिक, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल। लीगल, यहाँ पे रूल्स और पॉलिसीज को हम कहते हैं, या रूल्स एंड पॉलिसीज और लीगल लॉज जो होते हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से इस्टेब्लिश किए जाते हैं और ये आपके बिजनेस एनवायरनमेंट को काफ़ी अफेक्ट करते हैं। लॉज जो इम्पोज किए जाते हैं ताकि रेगुलेट किया जा सके बिजनेस को, तो हम उन्हें ज़रा डिटेल में देख लेते हैं। कंपनीज का ऑर्डिनेंस लॉ आता है जी 1984 के अंदर। इस लॉ के अंदर बताया गया था कि जो कंपनी परफॉर्म करेगी ना वो मतलब बिजनेस एक्टिविटीज़ करेगी। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट रेगुलेशन, अब एक्टिविटीज़ क्या हैं? इम्पोर्ट एक्सपोर्ट रेगुलेशन हो गया। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि देखिए जी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी जो होगा बाय द टाइम बजट के अंदर मेंशन होगा। गुड्स को हम अगर कहें तो वो मैन्युफैक्चर की जाएंगी कंट्री के अंदर और इनकरेज किया जाएगा कि उसे उसके ऊपर हाई हाई लेविंग ड्यूटी सेट कर दी जाएंगी और इनकरेज किया जाता है एक्सपोर्ट के लिए। इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट, यूरोपियन यूनियन, इसमें उसने बताया गया था कि मुख्तलिफ रीजनल एग्रीमेंट्स हुए थे जिन्हें साइन किया था ईसी ने, जिसमें हम पाकिस्तान को भी लेके आते हैं। जिस तरह आगे आपके सामने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है ये इंटरनेशनल मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि क्रिएट की गई थी, जिसके अंदर आप देखो तो डिस्कशंस आपके सामने आती हैं 1994 के अंदर हार्मोनिक वर्ल्ड ट्रेड के अकॉर्डिंग। मुख्तलिफ एग्रीमेंट्स आए गए थे, मेंबर कंट्रीज इसमें उन्होंने साइन किए थे, जिसके नतीजे में इम्पोर्ट टैरिफ को लोअर कर दिया गया था। पर प्रोटेक्टिव ट्रेड को लाइक कह सकते हैं कि वो इतना रीचेबल कर दिया गया था कि आसानी से आप उसमें कर सकते थे वर्क। फिर जी आपके पास आता है गैट। गैट एब्रीविएशन है आपके पास जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड टैरिफ। फिर साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आता है साफ्टा। साफ्टा क्या है? बेसिकली इट्स एब्रीविएशन ऑफ साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है ये साउथ एशियन कंट्रीज के दरमियान ये 7 साउथ एशियन कंट्रीज थी, बेसिकली इनके दरमियान ये तय पाया था। अब ये जो साउथ एशियन कंपनीज थी ना, ये साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन यानी सार्क के अंडर आती थी। अब वो कौन कौन सी हैं? बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। सार्क की अगर हम देखें तो ये जी वन कहा जाए तो उन्हें 1 जनवरी 2006 इसने अपना वर्क करना स्टार्ट कर दिया था। इसका एम क्या था, इसका मकसद क्या था कि ये टैरिफ को रिड्यूस करती थी। पाकिस्तान और इंडिया जो है यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया इस पूरे एग्रीमेंट को 2012 के अंदर। श्रीलंका ने किया 2013 के अंदर। बांग्लादेश, भूटान, मालदीव व नेपाल इन्होंने 2015 के अंदर किया था। इकोनॉमिक, अब जब हम प्रॉफिट की बात करते हैं विदाउट रेजिंग प्राइसेस, कंपनी जो होती है वो लाइक क्या करती है, वो सिंपलर फर्नीचर डिजाइन की तरफ चली जाती है, इंक्रीज कर देती है टेक्नोलॉजिकल एफिशिएंसी को। इससे होता क्या है कि आपकी इकोनॉमी जो होती है वो बिजनेस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी हो जाती है। इन्फ्लेशन रेट जो है ये ऐसा इंडिकेटर है इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर, और ये आपके पास आ जाता है जब आप ग्रोइंग कंट्रीज की बात करते हो ना, तो ये इंडिकेटर है जो आपको बताता है कि कितना बेहतर वर्क हो रहा है और कितना आप डिमोरलाइज हो रहे हैं, लाइक आप इसमें डाउन टू वर्ड जा रहे हो। इन्फ्लेशन रेट पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो 6.1% है। बैंक इंटरेस्ट रेट ये अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल के बारे में बात करता है, यानी मनी मार्केट के अंदर आपके पास कितना कैपिटल है या कितना कैपिटल अवेलेबल है।
कैपिटल और मनी मार्केट जो है वो असेसिबल है जी एंटरप्रेन्योर जो अभी एंटरप्रेन्योर कौन है, ये वो हैं जिन्होंने स्टार्ट किया बिजनेस को अपनी सेविंग के साथ, देन वो इंटरेस्ट रेट के ऊपर वर्क करते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रेट जो होता है दो करेंसीज के अकॉर्डिंग वो स्पेसिफाई करता है कि कौन सी कंट्री कितना उनको अहम समझती है चीज़ों को। अगर हम बात करते हैं एक्सचेंज रेट को लाइक जापानीज येन को डॉलर की निस्बत, तो उसका मतलब क्या हुआ, 120 होंगे तो उनका वर्थ होगा $1। लाइक पैसे की हम यहाँ कह सकते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट्स के बारे में अगर हम बात करें तो हम कहेंगे कि पैसे की कदर। अब पाकिस्तानी रुपीस कितने हैं, कितने डॉलर के इक्वल, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये बात यहाँ बताई गई थी कि अगर 120 जापानीज येन है ना, तो उसका मतलब है कि अमेरिकन डॉलर जो है उसका 1 है, यानी $1 की इक्वल है 120 जापानीज येन। और ये एफएक्स रेट होता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट। कंज्यूमर स्पेंडिंग, ये वो पैटर्न्स होते हैं जो कि आपको बताते हैं कंज्यूमर का बिहेवियर। इसमें आप सोशल, इकोनॉमिक और मार्केट प्लेस के बारे में बात करते हो, हाउस होल्ड लेवल के अकॉर्डिंग चला जाता है। कंज्यूमर बिहेवियर जो होता है ये रिवील किया जाता है, इसमें आप देखते हो कि आपने डिसीजन लिया नॉट टू स्पेंड का। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें ना, पीपल है ना, एक कंपनी एक ऑर्गेनाइजेशन के इन्वॉल्व, तो हो क्या रहा है कि वो इफेक्टिव वे में बता सकते हैं कंज्यूमर्स को कि आप इस चीज़ को ले सकते हो, यानी उसकी एबिलिटी से बताते हो। बाइकआउट करते हैं तो बाइकआउट के अंदर भी कंपनीज को काफ़ी उसमें चेंजेस आ जाती हैं, वो प्रोग्रेसिव से डाउन हो जाती है, लाइक वो रुक जाती है। इसमें टेक्सटाइल, अगर हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को देखें तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो होती है वैरायटी ऑफ जॉब्स देती है। इन द प्रेजेंट एरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो होती है वो लाइक इसमें हम बैंकिंग, मेडिसिन, लेबॉरेटरी, टेक्सटाइल, साइंटिफिक रिसर्च की बात करते हैं। सोशल चेंजिंग जो होती है वो बेसिकली डेमोग्राफिक होती है, डेमोग्राफिक और सोशल नीड के बारे में बात करती है। कॉपरेशन जो होती है वो हर हाल में एड्रेस करती है हर इशू को। अब ये वो इशू है जो कि मार्केट पोजीशन के अंदर ऑर्गेनाइजेशन को काफ़ी फेस करने पड़ रहे हैं। इंटरनलाइजेशन ऑफ बिजनेस की अगर हम बात करते हैं तो ग्रेटर प्रेशर क्रिएट करता है मुख्तलिफ कल्चर्स पर, कस्टम्स पर, प्रैक्टिसेस पर। इसमें हम देखें तो डेमोग्राफिक चेंजेस होती हैं जो कि एज कंपोजिशन हो गया, जेंडर के बारे में हो गई, ऑक्यूपेशन हो गया, सोशल नॉर्म्स हो गए, चेंजिंग एटीट्यूड हो गए, परसेप्शंस हो गई। इसी तरह टेक्नोलॉजिकल, ये जी ओवरवेलमिंग चेंज होती है टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर। इसमें रैपिड एक्सपेंशन हो रही होती है इंटरनेट की, और हो क्या रहा होता है कि वर्ल्ड वाइड वेब जो है यानी WWW, तो ये आपका या इस तरह की मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो उन्होंने पूरा बिजनेस का फेस बदल के रख दिया। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टू प्रोड्यूस डिज़ायर प्रोडक्ट, बहुत नेसेसरी हो जाता है मार्केट के अंदर रहते हुए किसी भी बिजनेस को कि वो डिज़ायर गुड प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर सके ताकि कंज्यूमर जो होगा वो उसे ले सके और आपको प्रॉफिट मिल सके। टू सॉल्व प्रॉब्लम, मुख्तलिफ बिजनेस के अंदर ना मुख्तलिफ प्रॉब्लम वो फेस कर होता है। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें मुख्तलिफ इश्यूज आ जाते हैं, जैसे कि मार्केटिंग हो गया, ब्रांड ऑफ द प्रोडक्ट हो गया, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट हो गया, कॉस्ट कंट्रोल हो गई। टू फुलफिल अ नीड, इंफॉर्मेशन सिस्टम जो होता है वो हर हाल में फुलफिल करता है नीड ऑफ द बिजनेस। ऑर्गेनाइजेशन नीड जो होती है ये इंफॉर्मेशन देती है अपने कस्टमर का, प्रोडक्ट का, मार्केटिंग ट्रेंड का। फर्दर अगर हम देखें तो प्रेशर आपके पास आ जाता है, यानी चैलेंजेस कौन कौन से आ गए। कंपटीशन और होता है फॉर चीपर फैक्टर और प्रोडक्शन, चैलेंज करता है जी सर्वाइवल कंपनी को चीपर फैक्टर्स जो होते हैं मार्केट के अंदर। चेंजिंग वर्क फोर्स, अब अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड और एक्सपीरियंस फोर्स की कमी की बिहाफ पे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं वो चैलेंज फेस कर रही होती हैं। इन्हांस कस्टमर क्वालिटी, तो एनहांसमेंट कस्टमर क्वालिटी के अंदर अगर हम देखें तो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स ऐड की जा रही होती हैं, प्रोवाइड की जा रही होती हैं, कस्टमर सर्विसेज इन्हांस करती जाती हैं, आउटस्टैंडिंग लेवल पे ला दी जाती हैं। कस्टमर जो होता है वो ऑपरेशन एक्सीलेंस को पहुंच जाता है, अचीव करता है। ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी जो होती है वो ये होती है कि वो आउटस्टैंडिंग प्रोडक्ट क्वालिटी प्रोवाइड कर सके अपने कस्टमर्स को, इन्हांस कर सके प्रोडक्ट क्वालिटी को। टेक्नोलॉजिकल ऑब्सिलेंसेस, टेक्नोलॉजिकल ऑब्सिलेंसेस जो होती हैं ये बेसिकली एवोल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में बात करती हैं। न्यू टेक्नोलॉजीज होती हैं वो अपीयर होती हैं और लाइक इसमें होता क्या है, जैसे न्यू टेक्नोलॉजीज आती हैं पुरानी टेक्नोलॉजीज बैक हो जाती हैं।
اس طرح جو پرانی ٹیکنالوجی کے ساتھ چل رہی ہوتی ہیں کمپنی وہ کافی اسٹرگل کرتی ہیں. انفارمیشن اوور لوڈ. اب ریسنٹ ڈیکیڈس کی اگر ہم بات کرتے ہیں ٹیکنالوجی انہانس ہو گئی اس حد تک کہ وہ آپ ڈیٹا کو آسانی سے اچیو کر سکتے ہو، انہانس کر سکتے ہو، زیادہ سے زیادہ انفارمیشن کو آپ سیو کر سکتے ہو. سو اس سے ہوا کیا کہ ایک فلڈ آ گیا ڈیٹا کا، جس کی وجہ سے آپ کے پاس اویلیبل انفارمیشن بہت زیادہ ہے، لیکن آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ شروعات کہاں سے کی جائے. کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی یعنی CSR، یہ ایکسپریشن کو یوز کرتا ہے تاکہ ڈسکرائب کر سکے کہ کمپنی کس طرح اوبلیگیشن کی طرف جا رہی ہے، وہ کس طرح سینسٹیو ہے، لائک وہ اسٹیک ہولڈرز کے اکارڈنگ بزنس کو کس طرح آپریٹ کر رہی ہے. اسے ڈیفائن کچھ اس طرح کیا گیا تھا کہ یہ کنٹینیو کمٹمنٹ ہوتی ہے بزنس کی طرف سے، اس میں آپ ایتھیکلی کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہو، بیہیو کر رہے ہوتے ہو اکنامک ڈیولپمنٹ کے اکارڈنگ، یہاں پہ آپ امپروو کر رہے ہوتے ہو کوالٹی آف لائف کو. اب یہ کوالٹی آف لائف جو ہوتی ہے ورک فورس کے اکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے. یہ ان کی فیملیز کو بھی دیکھا جاتا ہے، انہیں اچھے اپرچونیٹیز پرووائڈ کی جاتی ہیں تاکہ لوگ جو ہوں وہ امپلائیز جو ہوں وہ بزنس پہ آ کے اچھے سے ورک کر سکیں، آفس میں آ کے اپنا گول اچیو کر سکیں. ایتھک، کارپوریٹ اور بزنس ایتھک جو ہوتا ہے وہ اٹین کیا جاتا ہے. اس میں آپ دیکھیں تو وائٹل امپورٹینس اگر آج کی دنیا میں دیکھا جائے نا تو بہت اہم ہے ایتھکس کا ہونا. اب یہ جو ایشو ہے نا یہاں پہ ایڈریس کیا جاتا ہے، بہت ساری جگہ ایسی ہیں جہاں پہ یہ ایڈریس نہیں ہوا. اس میں گورننس کی ضرورت ہے، مینیجنگ بزنس، ٹیکنگ ڈیسیژن اس میں انوالو ہو جاتے ہیں. امپلائی جو ہوتا ہے وہ کنڈکٹ کرتا ہے، لائک دیکھا جاتا ہے کہ کس طرح امپلائی ورک کر رہا ہے، اس کا بیہیویئر کیسا ہے، اس کی رسپانسبلٹیز کے ٹوورڈ وہ کتنا کوآپریشن شو کر رہا ہے. لائک وہ اپنے مطلب اگر ہم رسپانسبلٹیز کی بات کرتے ہیں تو وہ پروڈکٹ کو، اس کا امیج کو، برانڈنگ کو کس طرح دیکھتا ہے. اور اس میں انٹرنیشنل لاز کو بھی دیکھا جاتا ہے مختلف کمپنیز کی طرف سے. اب ہیوج نمبر آف فائنینشیل اور کارپوریٹ اسکینڈلز جی یہاں پہ ہمارے سامنے آتا ہے پاکستان کے اندر. پاکستان کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں کوڈ آف کارپوریٹ گورننس کے اندر یہ بہت پیچھے ہے. پاکستان کو اس پہ بہت زیادہ ورک کرنے کی ضرورت ہے. امید ہے کہ آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھ آ چکی ہوں گی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.